हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। तो फ्रेंड, जैसा कि कल हमने आपको थर्मल में आपके प्रेशर तक के बारे में बता दिया था। आपको हमने प्रेशर तक के बारे में हमने बताया था। टॉपिक प्रेशर तक कंप्लीट हुई थी लगभग। आज हम चलते हैं प्रेशर के आगे क्या है, हमको उसको देखते हैं। आपको प्रेशर के आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है, जिसको आप वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब देखते हैं क्या होता है वायुमंडलीय दाब हमारा। वायुमंडलीय दाब जो हमारा होता है भैया ना, होता है पृथ्वी की सतह पर, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो दाब, जो वातावरणीय दाब है, वातावरण का जो वातावरण हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगता है वो वही होता है हमारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप कहेंगे क्या कि पृथ्वी की सतह पर उसके चारों ओर उपस्थित वातावरणीय फोर्स द्वारा जो उस पर दाब लगाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वो ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या भैया कि पृथ्वी की सतह पर उसके चारों ओर उपस्थित वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसके आगे हमारा क्या है। इसके आगे भैया आपको पढ़ना जो है ना, वर्क डन के बारे में पढ़ना है। कोई हमारा सिस्टम अगर है वो कैसे कितना वर्क डन करेगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोई सिस्टम है तो जाहिर सी बात कुछ कार्य करेगा, उसी को हम वर्क डन के बारे में, उसी को हम वर्क डन कहते हैं। देखते हैं क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसे कैसे क्या कहेंगे। आपको एक फिगर बताते हैं हम, फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी आसान हो जाएगा आपका। ये जो भैया हमारी यहाँ की ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई हमारी यहाँ की, ये दोनों जो क्या है, पिस्टन है। एक हमारे पिस्टन लगे हुए हैं, दो पिस्टन है, और एक पहले पिस्टन से दूसरे पिस्टन के बीच की जो हमारी ऊंचाई है ना, इसे हम डेल्टा एच मान लेते हैं। कितना, डेल्टा एच। और इसके अंदर भैया ना हमारी गैस भरी हुई, गैसेज भरी हुई हैं। एक सिस्टम है, इसमें दो पिस्टन लगे हुए हैं, दोनों पिस्टन के बीच की जो ऊंचाई है जो है हमारा डेल्टा एच है, और यहाँ पे आपके क्या भरे हुए हैं, गैस भरे हुए हैं, गैस इसमें भरे हुए हैं आपके। तो चलिए देखते हैं क्या है कि मान लीजिए, माना कोई एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है आपके पास, क्या है, कोई आपके पास एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है और उसके अंदर क्या भरी हुई, गैस भरी हुई है। सिलेंड्रिकल सिस्टम है आपके पास कोई, और उसके अंदर भाई क्या भरी हुई है, गैस भरी गई है, और इसमें पिस्टन लगा हुआ है। और पिस्टन जो है, पिस्टन है हमारा फिक्स नहीं है, हमारा जो पिस्टन है फिक्स नहीं है, हमारा पिस्टन है मूवेबल है, ये ऊपर नीचे आ जा सकता है, पूरा मूव कर सकता है, हमारा फिक्स नहीं है जो एक स्थान पे ही लगा रहे। क्या है, हमने मान लिया कि हम कोई एक सिलेंड्रिकल हमारे पास सिस्टम है, एक सिस्टम कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और उसके अंदर गैस भरी हुई है और उसमें पिस्टन लगाए हुए हैं, और जो पिस्टन है हमारी वो क्या है, मूवेबल है। तो जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
गैस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण जो इस पिस्टन पे, जो गैस के हमारे मॉलिक्यूल हैं अपनी एनर्जी के कारण इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर करेंगे, कुछ यहाँ पे दाब लगाएंगे, क्योंकि कंप्रेस गैस एकदम पूरा कंप्रेस करके भरी गई है। और जब गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है उसकी, उसके कारण ये पिस्टन को क्या करेगा, धक्का देगा। जाहिर सी बात, गैस भरी हुई है, जब आप एकदम कंप्रेस करके गैस को भरेंगे तो फिर वो क्या करेगी, पिस्टन को धक्का देगी। तो पिस्टन को जब धक्का देगा तो इसने क्या कि कुछ कार्य किया, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। देख लेते हैं इसको सीधे सीधे कि माना कोई, जो वर्क डन की हमारी परिभाषा हो जाएगी, डिफिनीशन जो होगी इसकी, कि माना कोई सिलेंड्रिकल सिस्टम है हमारे पास, उसमें गैस भरी हुई है, उसमें पिस्टन लगे हुए हैं, और जो हमारा पिस्टन है वो मूवेबल है। कैसा है, मूवेबल पिस्टन है हमारा, और मूवेबल पिस्टन है, और गैस कंप्रेस्ड गैस है यहाँ पे आपकी, और गैस के जो इंटरनल एनर्जी है उसके कारण पिस्टन पे वो कुछ दाब लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और जब प्रेशर लगाएगी तो उसे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी जो सिस्टम है इसने कुछ वर्क डन किया, हमारा सिस्टम ने कुछ कार्य किया। ठीक है, कार्य किया, ठीक है। और हमारी ये कार्य जो होती है ना, दो प्रकार से होती है। हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन 2 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। पहला क्या है टाइप इसका, जो हमारा वर्क डन है 2 प्रकार से हो सकता है, जाहिर सी बात। कैसे है, या तो पहला जो है हमारा, या तो जो वर्क है हमारा सिस्टम पर किया जाए, या तो कार्य जो है सिस्टम पर किया जाए। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है भैया, यहाँ पे पहली कंडीशन हो गई या तो कार्य सिस्टम पर किया जाए। क्या होता है इसमें वर्क डन में, पहली कंडीशन की, या तो हमारा जो कार्य है वह सिस्टम पर किया जाए। और जो दूसरी कंडीशन बनती है भैया ना, यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन वो है या तो कार्य सिस्टम के द्वारा किया जाए। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम सिस्टम पर कार्य करेंगे, या तो कार्य सिस्टम के द्वारा की जाएगी, तभी कोई वर्क डन होगा, नहीं तो जाहिर सी बात कोई वर्क डन होगा नहीं। या कार्य सिस्टम के द्वारा की जाए। ठीक है, क्या क्या इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन हमारा है या तो जो कार्य हमारा सिस्टम पर किया जाए, और दूसरा जो कंडीशन बनता है हमारा, या तो जो कार्य है सिस्टम के द्वारा किया जाए। ठीक है, ये 2 कंडीशन आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर बात चलती है कि जो हमारा वर्क डन है कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा। हमारा वर्क डन हम जो वर्क डन कर रहे हैं वह कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं, जो हमारा पहला कंडीशन है कि या तो कार्य सिस्टम पर किया जाए। ठीक है, जब कार्य हमारा सिस्टम पर किया जाएगा भैया ना, जब हमारा कार्य सिस्टम पर किया जाएगा तो हमारा जो क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है, जो हमारा वर्क डन होता है, हमारा वर्क डन निगेटिव में आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब अगर हम सिस्टम पर कार्य करते हैं तो इसका जो वर्क डन है वो निगेटिव में आएगा। और अगर जो कार्य है, जो वर्क हम कर रहे हैं, अगर सिस्टम अगर हमारा खुद से वर्क कर रहा है, अगर हम सिस्टम के द्वारा, मतलब कह सकते हैं, जो इसमें जो दूसरी कंडीशन है कि अगर कार्य सिस्टम के द्वारा किया है, अगर सिस्टम के द्वारा कार्य की जाती है तो जाहिर सी बात वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव होगी वो। देखते हैं, आपको एक फिगर के माध्यम से उसको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। हम एक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है कि हमारा एक क्या होता है, देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है कि माँ है, माँ हमेशा चाहती है कि हमारा बच्चा ज़्यादा खाए और मोटा हो जाए, तंदुरुस्त रहे। मोटा होने का मतलब यहाँ तंदुरुस्त होने से।
तो उसके चक्कर में कहती क्या माँ, बच्चे को जबरदस्ती, उसको भूख नहीं है लेकिन उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाती है, और जब ज़बरदस्ती करती है तो उल्टी होने लगती है, बच्चे को पलटी हो जाती है, डाइजेशन नहीं हो पाता। अगर भूख नहीं, जाहिर सी बात, अगर आपको भूख नहीं है, आपको ज़्यादा खाना खिलाया जाएगा तो आप पलटी कर देंगे, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो बच्चा पलटी कर देगा। उससे क्या होगा, उसका जो स्वास्थ्य है गड़बड़ हो जाएगा और बच्चा दुबला पतला हो जाएगा और स्वास्थ्य उसका गिर जाएगा। तो क्या हुआ, जो हमारा कार्य हो, मान लीजिए माँ को, मानिए हमारा ये बच्चा जो मान लीजिए हमारा सिस्टम, और ये जो माँ है, माँ इसको फोर्सफुली काम करा रही। मान लीजिए हमारा बच्चा जो है, बच्चे की जगह हमारा सिस्टम है और सिस्टम को हम फोर्सफुली काम करा रहे हैं, सिस्टम कार्य हमारा नहीं करना चाहता। अगर हम सिस्टम को फोर्सफुली काम कराएंगे तो जाहिर सी बात, वह अगर कोई आदमी बिना मन के कार्य करता है तो उसकी जो इफिशिएंसी, उसके कार्य करने की वैल्यू जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अगर कार्य, और अगर यही बच्चे को भूख है तब माँ खिलाए, जितना भूख उतना ही खिलाए, तो बच्चा ज़्यादा तेज तंदुरुस्त होगा और ज़्यादा उसके तबीयत में सुधार होगा। तो क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा जो कार्य है सिस्टम पर ज़बरदस्ती किया जाता है, सिस्टम पर किया जाता है, अगर हम कार्य को सिस्टम पर कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा वर्क डन होगा, वो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर कार्य अगर हमारा जो सिस्टम है, जो कार्य है हमारा, वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, अगर कार्य हमारा सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए होंगे कि कब हमारा कार्य पॉजिटिव होता है, कब हमारा वर्क डन जो होता है, कब हमारा पॉजिटिव, कब हमारा निगेटिव होता है। इसके आगे देखते हैं, वर्क डन की डेरिवेशन कर लेते हैं हम। इसका डेरिवेशन थोड़ा छोटा सा ही है। सब जानते हैं वर्क इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पे बहुत छोटी आती है इसलिए हम डेल्टा डब्ल्यू लेते हैं। होता है एफ, यहाँ पे लिखते हैं एफ इंटू डेल्टा एच। यहाँ की मतलब फोर्स और इसकी लंबाई, पिस्टन पे किया गया कार्य, क्योंकि कार्य हमारा जो वर्क डन हो रहा है हमारा पिस्टन पर हो रहा है, इतनी दोनों पिस्टन के बीच में हो रहा है, तो दोनों पिस्टन के बीच की जो दूरी है, ऊंचाई लेंगे, इसमें ऊंचाई दी गई, ऊंचाई को लेंगे। और हमारा होता है भैया, जो P बराबर होता है हमारा F अपॉन A। P बराबर होता क्या है, F अपॉन A, इसको हम जानते हैं। प्रेशर इक्वल टू हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो हम F को रिप्लेस कर देते हैं, तो डेल्टा W बराबर हम लिख सकते हैं कि F के स्थान में हम क्या लिखते हैं, P इंटू A और इंटू डेल्टा H। अब एरिया यहाँ बहुत छोटी राशि के लिए, अब इसको हम अगर ऐसे लिख लें तो देख रहे हैं आपके पास में कुछ आ रहा है समझ में। ये जो होता क्या हो, यही तो हमारा वॉल्यूम होता है भैया, आयतन हमारा यही तो होता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा आयतन यही होता है, एरिया इंटू हाइट, यही तो हमारा भैया वॉल्यूम होता है। तो हम इसके जगह भैया हम क्या लिख सकते हैं, वी मतलब वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हमारा वर्क डन बराबर निकल के आएगा क्या, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे बहुत छोटी जगह है, क्योंकि जितना जगह यहाँ बना दिए तो इतना जगह होता नहीं, पिस्टन के बीच में बहुत कम दूरी रहती है, तो इसलिए छोटी दूरी है, इसलिए हम डेल्टा, मतलब बहुत कम दूरी है इसलिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं। हमारा डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता क्या है, हो जाएगा क्या, वर्क डन बराबर हो जाएगा कि P इंटू डेल्टा V। याद रखिएगा सबको, इसे आप याद रखिएगा, हमारा क्या होगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। डेरिवेशन आपका लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आता भी है, इसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ठीक है, बात हो गई भैया वर्क डन की बात खत्म हो गई। अब आपके जो सिलेबस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपके सिलेबस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्यावस्था। क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्यावस्था आपके सिलेबस में है।
थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान होता है, ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ी बहुत कठिन होता है। सब्जेक्ट को जितना इजीली लेके आप पढ़ेंगे, जितना आराम से पढ़ेंगे, उतना इजीली आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है भैया ना, मतलब कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सिस्टम है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में कोई अकेली वस्तु हम नहीं कह सकते कि अकेली वस्तु हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। हमारे पास टू थिंग्स या मोर देन टू थिंग्स होने चाहिए। उसके लिए दो या दो से अधिक वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए। कोई अकेली वस्तु कभी साम्यावस्था में नहीं हो सकती। उसका कंपेरिजन हम करेंगे किससे करेंगे, किसके साथ होगी थर्मल इक्विलिब्रियम में, वो किसी के साथ नहीं हो सकती। अगर दो है या दो से अधिक है तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके लिए कंडीशन जो है उसे हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक सिस्टम हमारे भिन्न भिन्न टेम्परेचर के हों। अगर हमारे दो या दो से अधिक जो हमारे सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक सिस्टम है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सी है। कह रहे हैं कि अगर दो या दो से अधिक सिस्टम हमारे थर्मल दो या दो से अधिक सिस्टम हमारे, और इनके जो तापमान, इनके जो टेम्परेचर है वो क्या है, डिफरेंट हैं। हमारे दो से अधिक, तीन हमारे सिस्टम हो गए। मान लीजिए एक सिस्टम में हमारे पास ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सी है। इनके जो टेम्परेचर हैं, मान लीजिए इनके अलग अलग टेम्परेचर हैं। मान लीजिए किसी का 5 डिग्री है, इनका 10 डिग्री है, इनका 20 डिग्री है। ठीक है, इनके टेम्परेचर क्या क्या है, इनके टेम्परेचर आपस में अलग अलग, समान नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, और इनको अगर हम आपस में जोड़ दें, इनको अगर हम आपस में जोड़ दें, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, इनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो कुछ समय बाद क्या देखेंगे हम कि इनके जो टेम्परेचर हैं समान हो जाते हैं। इनके जो टेम्परेचर हैं समान हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम कि इसी को ही हम ऊष्मीय साम्यावस्था कहते हैं। क्योंकि हम थर्मल में आपको पहले बताया था, थर्मल इंजीनियरिंग में आपको जो भी कुछ पढ़ना है हीट के बारे में पढ़ना है। आपको जो भी कुछ पढ़ना है, जो भी कुछ जानना है, हीट के बारे में जानना है। और बात हो रही हीट की, और यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इनके हीट, इनके जो उधर टेम्परेचर थे, टेम्परेचर एक प्रकार से हम हीट ही कह सकते हैं उन्हें। हालांकि बराबर तो नहीं, लेकिन उन्हें हम हीट कह सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर, हीट अगर होगी तभी तो कुछ टेम्परेचर उसमें आएगी। तो इनके टेम्परेचर अभी तक भैया अलग अलग थे, लेकिन इनको जब हम आपस में जोड़ दिए ना तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इनके जो टेम्परेचर हैं बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। और इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम है हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निकाय है, वो हमारा किस में है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद जो आपके इस चैप्टर में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छी टॉपिक और जो हमेशा के लिए आपको याद रखनी है, जो टॉपिक आपको हमेशा याद रखनी है और ज़्यादातर आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं टॉपिक्स, ये जो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ये भी पढ़ना है, लेकिन आपके आने वाले टॉप चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर में है, आपके इस चैप्टर में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बताना है हमको। और इसी के बारे में पढ़ लिया, पेपर में शायद ही आपका क्वेश्चन आ जाए, और लगभग आता ही रहता है। चाहे जीरो लॉ हो, फर्स्ट लॉ हो, सेकेंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, इनमें से कोई ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में आना ही, समझ लीजिए आप। तो देखते हैं क्या होता है हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़नी है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। हिंदी वाले जान लें, हिंदी में आपको क्या मिलेगा लिखा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। हिंदी में आपको क्या मिलेगा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी क्या होती है भैया, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम कहते किसे हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम हैं, आपके पास दो सिस्टम, एक सिस्टम ए और बी।
ये दोनों आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। आपके जो ये हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं आपके दोनों सिस्टम। आपके जो हैं आपके पास दो सिस्टम है, ए सिस्टम ए और सिस्टम बी। ये दोनों हैं पहले से क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हैं आपके दोनों ए और बी। और आपके पास दो सिस्टम और हैं सी और डी, नहीं सॉरी, आपके पास एक सिस्टम और है बी और सी, उसी से जुड़ा हुआ आपके पास एक सिस्टम और है बी और सी। और ये दोनों भी आपस में उसमें साम्य अवस्था में हैं। ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। ए और बी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी आपके किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम कह सकते हैं भैया कि हमारा जो सिस्टम ए है और जो हमारा सिस्टम सी है ये दोनों आपस में किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये किस में होंगे, ये दोनों हमारे ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसकी जो डिफिनीशन होगी आपको लिखना होगा, अगर यदि सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, आप जो डिफिनीशन इसका लिखेंगे ऐसे लिखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, इसी से देख के लिखिए कि यदि हमारा जो सिस्टम ए है और सिस्टम बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साथ तथा बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा इस सिस्टम ए और सिस्टम सी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका क्या कौन बताता है, इसको हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको कहता है, इसको हम नहीं कह रहे ना कोई और लाया है, कहीं हम इसको कहीं से पकड़ के नहीं लाए हैं। ये आपका उष्मागतिकी का शून्यवां नियम ये कहता है कि अगर दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या भैया जो ए और सी होगा वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज एक ख़त्म हुआ, हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा, आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा किया, आज हमने इसको पूरा भी किया, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा के इसको हमने पूरा किया। आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं, भेज दीजिएगा। और नहीं आता है तब भी आप अपना आंसर जो है नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, सर बता दीजिए। जैसी अगर आप सबको ज़रूरत होगी क्वेश्चन का आंसर जानने का, अगर आपको आवश्यकता होगी तो भी बताएंगे, और अगर किसी को आता किसी को नहीं आता तो भी हम बताएंगे। लेकिन एक बार ज़रूर से ज़रूर आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हमको पता चले कि कितने लोगों को आता है किसको नहीं आता, उसी हिसाब से हम बता सकें उसी लेवल से। जो हमारा क्वेश्चन है भैया ना, हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो प्रेशर होता है, आपने प्रेशर पढ़ा, आपको हमने प्रेशर कल पढ़ाया था, प्रेशर जिसे आप हिंदी में दाब कहते हैं, ठीक है, दाब। और एक होता है फोर्स, प्रेशर हो गया, और हमारा क्या होता है, फोर्स होता है जिसे आप हिंदी में कहते हैं बल। क्या कहते हैं ये बल। आपको हमने प्रेशर के बारे में बताया, फोर्स के बारे में भी बताया, और आप पहले से जानते भी होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, क्या प्रेशर और फोर्स हमारे समान है, दोनों एक ही चीज़ है, प्रेशर और फोर्स दोनों को एक ही है या अलग अलग है। अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है आप उसे बताइए। आपका क्वेश्चन यही है प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस है, यदि है तो क्यों। क्या आपका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस है या नहीं है, आप हाँ या ना में भी बता सकते हैं कि प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस है या ना है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू क्लास। क्वेश्चन कीजिएगा और बताइएगा हमको कमेंट में, जिससे हमको भी अंदाज़ा लगे कि आप सब ने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और क्वेश्चन आंसर ढूंढिएगा, अगर आपको नहीं पता चलता आंसर तो बताइएगा, हम तो आपके साथ हैं ही। और इसके बाद अगली क्लास में हम आपका अगला चैप्टर जो है उसको लेके हम आएंगे आपके साथ। और फिर अगली चैप्टर जो आपकी है ना, शायद गैसेज लॉ है, आपके जो सिलेबस में है गैसेज लॉ, तो कल जो आने वाली वीडियो होगी हमारी सेकेंड चैप्टर गैसेज लॉ पे होगी। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ गड़बड़ी कहीं पे होती है, मान लीजिए हम भी इंसान ही हैं, मानना इसमें क्या, हम इंसान हैं ही, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है हमारे पढ़ाने में तो ज़रूर बताइए एक बार, क्योंकि गलती इंसानों से हुई होती है। अगर गलतियां ना हो तो इंसान फिर इंसान ना रहे, भगवान बन जाए। तो अगर कोई गलती होती है उसे ज़रूर बताइएगा, उसे सुधारा जाएगा, क्योंकि आपका अगर साथ रहेगा तो ही सबका विकास रहेगा।